नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज क्या है आपके लिए खास। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव और संघर्ष खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा है। लगा था बीच में रुक जाएगा, बात खत्म होगी, लेकिन ये और बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों पाकिस्तान के द्वारा अफगान के कई इलाकों में हवाई हमले किए गए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी सेना को आदेश देकर बॉर्डर के पार कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने के लिए कहा और उन्होंने चौकियों को तबाह कर भी दिया। इतना ही नहीं, इसमें 50 से अधिक 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं, सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। यहां तक आपने देखा कैसे उनको कैप्चर कर लिया गया है, उनके कपड़े उतरवा लिए गए हैं, कपड़े उतरवा के उनको बीच चौराहे पाकिस्तानी सेना के कपड़ों की नुमाइश भी की गई। ये याद दिलाता है पाकिस्तानी सेना के उस इतिहास का जहां पर उन्होंने सरेंडर किया था। खैर, ये तो रही इतिहास की बात। अब आप जानिए आगे क्या हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया तालिबान के द्वारा, इसके बाद शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 48 घंटे के सीजफायर को आगे बढ़ाने की आपसी सहमति बनी। यानी कि लग रहा था कि शांति होगी। बीच में चीन भी बोल रहा था और एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी इशारा कर रहे थे कि मैं एक युद्ध निपटा लूं, फिर इसको भी निपटा लूंगा, एक और झूठा प्रोपेगेंडा मैं कर लूं ताकि मुझे नोबेल प्राइज कभी ना कभी तो मिले। लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना ने इसका उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया है। अब मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। अब सीजफायर के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जब आपको युद्ध रोकना था तो फिर आपने एयर स्ट्राइक की, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। अब पाक ने अफगान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले को अंजाम दिया है। तालिबान के अनुसार पाक ने ड्यूरंड लाइन के पास पक्तिका प्रांत के कई जिलों और क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक किया है। अब एयर स्ट्राइक को आप कई श्रेणियों में रखिए। एयर स्ट्राइक आप केवल ये मत समझिए कि आप जेट से करते हैं, फाइटर प्लेन से करते हैं, आप एयर स्ट्राइक करते हैं ड्रोन्स के माध्यम से भी। अब ये खास जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो घमासान है वो आखिर है क्या। क्योंकि इस हमले में जिस तरीके से कई मारे गए, उसमें 8 अफगान खिलाड़ियों की भी मौत हो गई है। खिलाड़ियों के मारे जाने की खबर जो है वो भी यहां पर सामने आ रही है। यानी कि जो कोलैटरल डैमेज होता है, क्या उसके बारे में पाकिस्तान ने नहीं सोचा था? क्या उसको ध्यान आकर्षित अपना नहीं किया था, या फिर ये टोटल फेलियर माना जाए? क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटी सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है किसी भी एयर स्ट्राइक के लिए। अब आप ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर यह बहुत बड़ा हमला है। ये घमासान कैसे, हम आगे आपको बताते हैं अगली प्लेट में। पाक वायुसेना का अफगान इलाके में यह हवाई हमला है। तो हवाई हमला किया है, बड़ा हमला किया है। हवाई हमलों में 2 बच्चों समेत 6 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। यानी बच्चे तक मारे गए, सिविलियंस मारे गए। ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। अब एयर स्ट्राइक में 8 अफगान क्रिकेटरों की भी मौत हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब क्रिकेटर्स भी मर रहे हैं। ये जंग कहां जा रही है और कितना बड़ा फेलियर ये एयर स्ट्राइक के माध्यम से आप समझिए पाकिस्तान के लिए है कि आपने सिविलियंस को निशाना बनाया, आपने प्लेयर्स को निशाना बनाया, और आप क्या करने के लिए, क्या सोच के आपने ये एयर स्ट्राइक की? क्योंकि ये एयर स्ट्राइक तो एक बहुत बड़े फेलियर के रूप में मैं मानता हूं माना जाएगा। क्योंकि आपका टारगेट अगर कोई आतंकी संगठन का सरगना था, या फिर जिसको आप आतंकी बोलते हैं, ऐसे कोई मेजर टारगेट्स थे, वो तो आप अचीव कर नहीं पाए। पिछली एयर स्ट्राइक पर भी आपने वो अचीव नहीं किया था। इस बार आपने दोबारा करके जंग में, और देखिए जो आग है उसमें घी ही डालने का काम किया है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया है। अब तालिबान जो है वो फिर से रिटेलिएट करेगा और ये युद्ध मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन चलिए मैं बताऊं, इससे बेहतर है हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ इस वक्त हैं। जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। जैन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हुसैन जावेद, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन हुसैन जावेद जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आखिर क्यों बार बार एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से अफगान की टेरिटरी के अंदर की जा रही है, अफगानिस्तान के? ये आप उनकी सॉवरेंटी पर, अगर मान लीजिए उनके पास एयरफोर्स नहीं है और वो तमाम साधन नहीं है, आप स्ट्राइक अंदर तक करेंगे, फिर तो आप बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं, आप तो रीजनल बैलेंस को खराब कर रहे हैं।
पहले तो थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जी शिवम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इंट्रो में मैंने आपका इंट्रो सुना और इंट्रो में आपने जो एक पिक्चर पेश की वो ऐसी की है जैसे अफगानी तो बड़े मासूम लोग हैं, अपने इलाके में ही रहते हैं और अपनी सरहदों से बाहर उनका कोई वास्ता नहीं होता, और हमने पता नहीं वहां कुछ कर दिया तो ये हो गया वो हो गया। इसका मैं थोड़ा बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना कि हमने पक्तिया के इलाके में या उसके आसपास के इलाके में फायरिंग की है, तो ये रिएक्शन था। अब रिएक्शन किस चीज का था? मतलब इतने कल भी शैतान दिन नहीं के है कि टाइम आप बच्चों को मार देंगे, आप 8 क्रिकेटर्स को मार देंगे, मतलब इतने शैतान है, मतलब फिर तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी आप मार देंगे किसी दिन। ये तो इशारा है। नहीं खैर, मैं ये कह रहा तो हूं कि आज आपकी लड़ाई है, लेकिन आपकी लड़ाई में ये बहुत बड़ा फेलियर है कि एयर स्ट्राइक तो आपने सिविलियन कैजुअलिटी कितनी ज्यादा कर ली, ये भी आप समझिए। बच्चों को आपने मारा, महिलाएं मर रही हैं, औरतें मर रही हैं, तो ये किस तरीके का एयर स्ट्राइक है? आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं? और मैं कह रहा हूं मासूम नहीं है तो फिर आपके वहां पर भी तो जश्न मनाया गया था जब इनकी सरकार बन रही थी। आप ही कह रहे थे गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़े हैं। तो ये चीजें, ये नैरेटिव तो आप ही का था ना, ये अच्छे लोग तो आप ही ने बताए थे पहले। देखिए, अब आपके एक सवाल में इतने सवाल हैं, अगर आप मुझे वक्त देंगे तो मैं उनका जवाब भी देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो आप पक्के की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं ना, ये अगर आप कल दिन की खबर भी उठा रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में किया ही नहीं, कि हमारे इलाके केपीके के इलाके मीर अली में एक फौजी कंपाउंड पे कल हमला किया गया है। वहां पे 4-5 हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी शहादत भी हुई है। ये अलग बात है, जिन्होंने अटैक किया था वो तमाम आतंकवादी उसमें मारे गए। तो पहले देखा करें कि स्टार्ट कहां से हुआ है। जो हमने किया था वो इसका रद्देमल था। एक बात तो ये क्लियर होगी इस स्ट्राइक के हवाले से। दूसरी बात, आखिरी खबरें आने तक और अफगान हुकूमत के भी आखिरी बयान आने तक ये बात अभी तक कायम है कि जब तक दोहा में ये डायलॉग हो रहा है सीज फायर के ऊपर, तब तक सीज फायर कायम है। ठीक है, इस तरह की झड़पें हो रही हैं, लेकिन ये अफगान हुकूमत ने कहा है कि हम इसको आगे लेके जाना नहीं चाहते हैं। जब तक हमारी बातें हो रही हैं हम किसी एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये इसमें दूसरी चीज है। तीसरी बात, देखिए, अफगानिस्तान के साथ ये जो मसले चल रहे हैं पिछले 3-4 साल के, ये कोई आज के मसले? और आपको लगता है कि आज जो आपको हमारी स्ट्राइक्स दिखाई देती है या हमारी आर्टिलरी के गोले अफगान चौकियों की तरफ जाते दिखाई देते हैं, या उनकी 21 चौकियां जो हमने अपने कब्जे में की हैं, ये कोई हमने कोई पहले का सोचा नहीं था। 4 साल सब्र के साथ हमने उनको समझाया। कैसे समझाया? अब ये आप मुझे 1 मिनट दीजिए कि डिप्लोमेटिकली 800 बार हमने अफगान को एंगेज करने की कोशिश की कि अपने यहाँ के सेफ हेवन्स खत्म कर दें। डिमार्श के जरिए 180 बार हमने काबुल हुकूमत को बताया कि आप होश के नाखून लें। चाइना ने 3 दफा मेडिएशन की ऑफर की है कि हम आपके दरमियान ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। हमारे जो वजीर खारजा इसहाक डार, उन्होंने काबुल का 5 बार दौरा किया है। ठीक है, और फ्लैग मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग बॉर्डर की सूरत हाल को समझते हैं उनको पता है इसकी अहमियत क्या होती है। पाकिस्तान ने 200 बार फ्लैग मीटिंग पिछले 3-4 साल में कंडक्ट की है कि अफगानियों को समझना चाहिए कि सरहद पे क्या हो रहा है। और एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी पाकिस्तान अफगान की कि जब भी इस तरह के इश्यूज होंगे ये कमेटी उनको एड्रेस करेगी। उस कमेटी के 10 इजलास हो चुके। और आखिर में अफगान इंटेलिजेंस के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 200 बार मेमो शेयर किया कि आपके हाथ से इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसको रोके। हमारे पास पक्के सबूत है। अब इतनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको बता दी है 4 साल की सफारती कोशिशों के बावजूद, और उसके बावजूद जिस तरह के वॉयलेंट हमले हमारे ऊपर होते रहे और आज तक हो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है एक स्टेट कितना सब्र कर सकती है? बातचीत हर चीज का हल होता है, लेकिन एक टाइम के बाद बातचीत भी अपना असर खो जाती है, हाँ, क्योंकि यकतरफा तौर पर कुछ नहीं होता। ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो मैं बता दूं कि शुरुआत यहां से हुई कि भाई आप उनकी जो लोग हैं वहां पर जो कह रहे हैं हमारी जमीन है, आप उनको रेफ्यूजी जो भी आप उनको कहते हैं उनको फिर आप वहां से बेदखल कर रहे हैं, और उसका फिर कुछ जवाब तो वो आप नाखुश तो उनको कर ही रहे हैं। इसका एग्जैक्टली आप क्या बताएंगे? शुरुआत आज की 4-5 दिन की तो है नहीं साहब, ये दुरन लाइन की कहानी पूरी है, वो इतिहास और पीछे जाता है। शिवदान जी भी हमारे साथ हैं, मेजर अनुज माथुर जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन कर्नल शिवदान जी आप कुछ काउंटर करना चाहते थे, पहले आप अपना काउंटर दे दीजिए। माथुर साहब फिर मैं आपके पास। मैं हुसैन साहब से पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि सब्र कब तक करें। भारत के ऊपर पाकिस्तान पिछले 30-35 साल से लगातार आतंकी हमले कर रहा है, इसका क्या जवाब है इनके पास? बंबई में इन्होंने हमारी जो इकोनॉमिक जो कैपिटल है उस पर हमला किया,
जिसमें 165 लोग मारे गए और कितने लोग घायल हुए, और वो सब प्रूव हो गया कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी संगठन के जो बॉस हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको कि पाकिस्तान भारत को नहीं दे रहा है ट्रायल करने के लिए। आपका एक जो पकड़ा गया था, जिसको फांसी लगी है, भारत जो उसको मारा था, उसके बाद एक को फांसी लगी है, ये सब के सब पाकिस्तान ओरिजिन के थे। तो इससे क्लियर है कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे भारत में हमला बार बार कर रहे थे। देश की हमारी पार्लियामेंट पर आपने आतंकी हमला किया है। इसके बाद पहलगाम में आपने 25 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है शरेआम, उनका भी प्रूव हो गया कि पाकिस्तान के सपोर्टेड थे। तो इस मामले में भारत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? यदि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने केवल आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया है, क्योंकि जैसा आपने कहा है ना, पाकिस्तान का एक बयान आया है कि तालिबान के साथ हमारी बातचीत है, हमारी टेररिस्टों के साथ बातचीत नहीं है। इसी प्रकार भारत ने पहले ही केवल तालिबानों के जो आपके टेररिस्ट कैंप्स थे जो 12, उनको डिस्ट्रॉय किया ऑपरेशन सिंदूर में। तो इसलिए पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के खिलाफ आप आतंकवाद के लिए खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, भारत भी ऐसा कर सकता है और करेगा फ्यूचर में। ऑपरेशन सिंदूर से सिद्ध कर दिया है। तो इसके बारे में जरा हुसैन साहब ये बता दें कि भारत के खिलाफ जो आतंकवादी हरकतें चल रही है पाकिस्तान की, वो क्या है, और अफगानिस्तान को जो आप ब्लेम कर रहे हैं कि वो आतंकवादी हमले को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर है दोनों में, ये आप मुझे बता दीजिए। एक शॉर्ट रिबटल, जो आतंकवादी हमले होते हैं और अफगानिस्तान जो आप यहाँ कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है दोनों में? एक शॉर्ट रिबटल हुसैन जावेद जी, इनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई तो आतंकवाद तो आप भी पालते हैं, आप भी तालिबानियों पर यही आरोप लगाते हैं ना, वो आपके खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो एक तो आतंकवाद तो आप भी कर रहे हैं, तो वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये किसको आप जिम्मेदार कहेंगे कि कौन गुनहगार है असल में, पाकिस्तान सरकार या तालिबान? कौन जिम्मेदार है? फिर उसमें आप भारत का कनेक्शन आएगा ही किसी न किसी दिन। बात ये जी कि पहलगाम में जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को ना, वो पाकिस्तान ने उस दिन कंडेम किया। कर्नल साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान ने किया है, वो लोग पाकिस्तान से भेजे गए थे, और आपने पूरी दुनिया में ये बात की। आपके यहाँ डेलीगेशन थे, वो पूरी दुनिया में गए, लेकिन क्या किसी मुल्क ने, इसराइल ने शायद कहा होगा, वो आपके साथ है आजकल, बिल्कुल है, और आजकल तालिबान भी आपके साथ हैं। इसके अलावा इजराइल के साथ तो आप भी हैं, आप भी हैं तो इजराइल के साथ। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूं, आप बोलिएगा, पर इजराइल के साथ तो आप भी हैं। आप रूस की बात करें जो आपका इतना गहरा दोस्त रहा और आज तक भी है, चाइना, अमेरिका, गल्फ की बात करें, किसी एक कंट्री ने आज तक इंडिया के इस प्रोपेगेंडे पे 22 अप्रैल के बाद क्या है कि पाकिस्तान पहलगाम में इन्वॉल्व था, हम इंडिया के साथ जरूर है, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम लेके कंडेम भी नहीं किया आज तक। आज हम अक्टूबर में पहुंच गए हैं, तो ये तो आपकी हालत है कि आज तक आप साबित ही नहीं कर सके हैं, और आपने इस्लामाबाद हुकूमत से कोई राब्ता भी नहीं किया। हमने तो आपको इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, हमने तो उसको कंडेम भी किया। ये अलग बात है इंडिया में तो जाफर एक्सप्रेस को कंडेम भी नहीं किया गया। तो इस पे तो एक सीधी सादी सूरत हाल ये। और एक बात करूंगा कर्नल साहब के जवाब में, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है मुंबई अटैक की, हमेशा बात की जाती है। मुंबई अटैक केस कहां अटका हुआ है? आप इस पर है ना, जो पेपर पे हो रहा है, इमोशनल बात करना तो बड़ा आसान होता है। अभी तक ये केस इस नुक्ते पे अटक गया है कि इंडिया से विटनेसेस ने आना था, पाकिस्तान अपना बयान रिकॉर्ड कराना था। 2020-21 के बाद से इंडिया इस पे चुप है। अब बताएं मुझे, मुंबई केस पे आप चुप है कि हम चुप है? नहीं, कसाब तो कहाँ का है? कसाब पाकिस्तान का है कि नहीं हुसैन जावेद भाई? कसाब जो है वो पाकिस्तान का है कि नहीं? मतलब ये बात आप एक बार फिर से बता दीजिए। हालांकि बहुत क्लीशे क्वेश्चन हो गया है ये, लेकिन पहले दिन से मौकिफ रहा है कि अगर आप ये कहना अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से था, ये बात मैं आपसे इसमें बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, ये दुनिया को पता है कि वो हमारे पंजाब के इलाके का था। लेकिन ये बात फर्क भी है ना, इसको थोड़ा ऐसा भी समझिए कि अजमल कसाब के पीछे कोई स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं थी। अगर कुछ दहशतगर्द खुद अटैक करते हैं, उसका मतलब नहीं कि हम उसके पीछे हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी सॉइल में रहने वाले दहशतगर्दों ने ही अटैक किया, ये तो आप मानते हैं हुसैन जावेद जी? मुंबई अटैक पे पाकिस्तान इंडिया बहुत आगे
बढ़ चुके थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 2008 में अटैक हुआ, 2021 तक तो हम आपस में इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोर्ट में केस है। हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी, अगर इंडियन सॉइल में बैठे लोग पाकिस्तान में जाके ऐसी कुछ गोलियां चला देंगे तो फिर आप भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे या केवल उस संगठन को, कि उस ग्रुप को, कि भाई उस ग्रुप ने किया है, या फिर आप कंट्री को बोलेंगे? देखें, एक बात सच है कि इंडिया की आज तक इंडिया के हवाले से इस तरह की हरकत पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि बीएलए के पीछे इंडिया है, अब वही तो एपीके में के पीछे इंडिया है, तरीका जरा इसका डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक इंडियन शहरी ने आके यहाँ पर खुद से अजमल कसाब की तरह किया, वाकई वो तो नहीं किया। तो मैं वही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक था, आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। ये बात समझ में नहीं आती। एलएटी या हाफिज सईद, वो तमाम लोग वहां पर ऐसे घूमते हैं जैसे वो टेररिस्ट नहीं है, पर दुनिया जानती है वो टेररिस्ट है। ठीक है, आप दोनों के नैरेटिव को, आपके आर्गुमेंट्स को मैंने लिया। मेजर जनरल अनुज माथुर जी काफी लंबे समय से दोनों के आर्गुमेंट्स को सुन रहे थे, क्योंकि रिबटल भी इसमें था। माथुर साहब, कैसे समझा जाए इस पूरे कूटनीति के खेल को, इस आतंकवाद के इस जलती आग को जो जला रहा है पूरे पाकिस्तान को और भारत को ज्यादा, और अफगानिस्तान तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे नैरेटिव को आप अगर समझ पा रहे हो तो समझाएं हमें। जय हिंद शिवम। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि इस बात को क्या डिनाई किया जा सकता है कि तालिबान का जन्मदाता पाकिस्तान है? क्या इस बात को डिनाई किया जा सकता है कि तालिबान को प्रशिक्षण देने वाला ये जो मुत्ताकी साहब आए थे भारत में, वो भी पाकिस्तान में अपना प्रशिक्षण पा करके और वहां पर पहुंचे थे? क्या ये बात गलत है? बार बार अभी हुसैन जावेद साहब फिर कहेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, लेकिन मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि क्या ये गलत है कि 14 नवंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के सदर थे, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख रह चुके थे, उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन और हक्कानी और अल जवाहिरी पाकिस्तान के हीरो हैं? क्या जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में नहीं है? ये तमाम लोग आइडेंटिफाइड हैं। क्या इनके ऊपर हमला होने के बाद मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि मेरे परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, मैं क्यों नहीं मरा? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है कि उन 14 लोगों को 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान की सरकार ने दिए ताकि उनको कॉम्पेंसेट किया जा सके? क्या ये गलत है कि आज अपने आतंकवादी अड्डे, जिनको कि पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको रीबिल्ड करने का भयंकर प्रोग्राम चल रहा है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है? ये तमाम बातें, देखिए, आप सच्चाई को अगर नहीं मानेंगे तो आप उस चीज का हल नहीं निकाल सकते। अगर ये कह रहे हैं कि अजमल कसाब यहाँ का रहने वाला था, उसका कुछ भी नहीं था, उसने आके भारत में ये कर दिया, तो मैं यही बात वो कहूंगा कि वो जो 4 आदमी जो आए थे जिन्होंने टेरर जो आत्मघाती हमला किया है इनके मिलिट्री पोस्ट पे, जहां 7 लोग मरे, 13 घायल हो गए, वो भी एक अफगानिस्तान में रहने वाला एक आतंकवादी था। और खास करके तब शिवम, जबकि जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं उसके जन्मदाता पाकिस्तानी हैं। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। इनके हुक्मरान इस बात को मंजूर करते हैं कि 30 सालों से ही आतंकवाद को पाल रहे हैं। तालिबान को किसने जन्म दिया, इसमें किसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। किसने उनको ट्रेनिंग दी, इसको समझने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मुरीद के में जो लश्कर का अड्डा है उसको बनाने में कितने करोड़ रुपए ओसामा बिन लादेन ने दिए, वो भी, उसको भी जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। आतंकवाद को एक पॉलिसी के तौर पे एज ए टूल ऑफ वॉरफेयर इस्तेमाल करने से ज्यादा खराब कोई बात हो नहीं सकती। बिल्कुल। फिर आप अगर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसमें जो मारे जाते हैं लोग, उनमें 3, 4, 8 क्रिकेटर, आप 8 बोल रहे हैं, क्रिकेटर हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, आतंकवादी एक भी नहीं है।
तो ये स्ट्राइक का कोई जवाब, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आप ये देखें कि जब आप, ये भी तब हो रहा है, और ये हालात तब है जब आप ऐसे देश के ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके पास ना तो एयरफोर्स है, ना एयर डिफेंस कोई किसी मतलब की, उनके पास है 2-4 स्टिंगर टिंगर पुरानी मिसाइलें पड़ी होंगी तो कह नहीं सकते। उसके ऊपर आप, और तब भी आप जाके ऐसी जगह हमला कर रहे हैं जहां पर कि एक भी उनका ना तो सैनिक है ना कोई टेररिस्ट है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात के जड़ में जाने की आवश्यकता है, और ये तभी होगा आप खुद आतंकवाद को पनपा कर, आप देश के हेडक्वार्टर को अपने देश में रखकर, लश्कर के हेडक्वार्टर को अपने देश में रखकर, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को अपने देश में रखकर, और आपका प्रेसिडेंट इस बात को माने कि हमने भारत में भारत की सेना के खिलाफ जिहाद करने के लिए टेररिस्ट्स को ट्रेन किया। ये परवेज मुशर्रफ के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, कुछ छोटे मोटे हमारे आपकी तरह वहां पर लोग नहीं हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जब आप उस टेररिज्म को एज ए पॉलिसी, एज ए टूल ऑफ स्टेट पॉलिटी आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार का बैकलैश बहुत बहुत लाजमी है। मैं इसमें हाँ, अमेरिका को भी इन्वॉल्व हमें करना चाहिए। जिस तरीके से वो मुझसे अगर कोई पूछता है कि आतंकवादी ये हैं या वो हैं, मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आप आतंकवाद को कौन जनक है इसका, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको यही बताता हूं। देखिए, आतंकवाद की परिभाषा, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की परिभाषा मुझे लगता नहीं है कि कोई हमारे को किसी को भी पता है। अमेरिका के लिए यूक्रेन में जो हो रहा है वो आतंकवाद है, गाजा में जो हो रहा है वो आतंकवाद नहीं है। अमेरिका के लिए कुछ जो कहीं और हो रहा है वो गलत है, और जो वेनेजुएला में कर रहे हैं वो सही है। जो कहीं और कुछ होता है वो ठीक है। वो ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए कहते हैं, कनाडा को अपना एक स्टेट बता देते हैं, वो सही। इन लोगों का हिसाब किताब गलत है। अब जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बागराम एयरपोर्ट जो कि अफगानिस्तान में है उसको मांगा, वो मांगा नहीं, उन्होंने धमकी दी कि अगर हमें इन्होंने ये बागराम एयरपोर्ट नहीं दिया तो हम, ये लोग उसके लिए तैयार रहें। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की प्रॉक्सिमिटी आज आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका में देख रहे हैं, उसका कहीं डीप रूटेड मतलब है। ये वो रिपीट हो रहा है 2001 का, कि जब अमेरिका दोबारा पाकिस्तान का इस्तेमाल, ये शब्द मैं करूंगा, इस्तेमाल करना चाहता है अफगानिस्तान के लिए और चीन के खिलाफ। क्यों वो बागराम एयरपोर्ट चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि वो चीन के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो उनसे वहां से सिर्फ 1 घंटा दूर है, उसमें उनको मदद की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया है, उससे पाकिस्तान की आवाम में आक्रोश है। ये बात हमको देखने की आवश्यकता है। आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये होना अवश्यम भावी था, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी जीवन भर पॉलिसी रही है कि आपने इजराइल के वजूद को कभी मान्यता नहीं दी। आज आप जाकर के उसको कर रहे हैं, और आपका प्रधानमंत्री जाकर के कहता है कि मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप आतंकवाद के साथ रहेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, मतलब जैसे ये सत्य है। जो बोएंगे यानी कि जो बीज आप डालेंगे जमीन में, तो वैसा ही आप फल बोएंगे। शुदान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले आपका काउंटर, फिर हुसैन जावेद जी, आपने सभी के काउंटर सुने। मैं हुसैन साहब से फिर एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत ने बंटवारे के समय पाकिस्तान के पास अच्छी जमीन मिली, मिनरल रिसोर्सेज वाले एरिया मिले, सब कुछ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है पाकिस्तान में जो रेगिस्तान है या जो उसकी जमीन अच्छी नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान में आज इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आटा दाल चावल भी नहीं मिल रहा है आम आदमी खाने के लिए। इसका एक ही कारण है कि जिस वक्त दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी, उस वक्त आपके देश ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में आतंकवादी तैयार किए अपने, यानी अमेरिका का पपेट, अमेरिका का टूल पाकिस्तान बन के रह गया। बिल्कुल, अपने यूथ को, जिसको कि आपने देश की आर्थिक प्रगति में लगाना चाहिए था, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में लगाना चाहिए था, वो यूथ जो है आतंकवाद के
ट्रेनिंग लेकर के अफगानिस्तान में रूसी सेना के विरुद्ध लड़ रही थी, बिल्कुल। केवल अमेरिका के लिए। तो ये बताइए कि जिस देश ने हमेशा से दूसरों के कहने पर अपने देश में आतंकवादी तैयार किए हैं, तो उस देश की प्रोग्रेस क्या होगी? हाँ। जिस देश में कल्चर ये बन गई है कि यूथ जैसे भी अपना यंग होता है वो फौरन आतंकवादी ट्रेनिंग लेता, मदरसों में जाकर के पूरे मदरसे आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? और यदि इसका जवाब आपके पास अपनी इकोनॉमी से मिलाकर बताइए मुझे कि आपकी इकोनॉमी ऐसी क्यों हुई बिल्कुल, और उसका ठीक है। कारण, मैं ये कह रहा हूं कि आपका पॉइंट ये है कि समराइज इसको करूं कि आप अमेरिका के एक टूल बन के रह गए। हुसैन जावेद जी, ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है, वो इसके आप कई डायमेंशंस हैं, आप इसमें देखें। आप बंटवारा होना वो तो हम मानते हैं किस तरीके से वो हुआ, अगर मजहब के आधार पर हुआ। अगर एक इस्लामिक मुल्क के तौर पर भी हम इसको देखें तो इस्लामिक मुल्क तो और कई हैं, कितने इस्लामिक मुल्क हैं और बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। आप सऊदी, कतर, ऐसे तुर्की, कई ऐसे देश हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी हमेशा डाउन क्यों जा रही है? आपको लोन बार बार क्यों चाहिए? आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रही है? इसका मुख्य कारण, इसका जो मेजर फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जाता है, वो कि आपकी स्टेट पॉलिसी जो है वो विदेश से ज़्यादा वो कंट्रोल्ड है। जिस तरीके से बार बार आप अफगानिस्तान में क्या करेंगे आपको अमेरिका बताएगा, आपको हथियार के लिए पैसा वैसा जो आएगा वो अमेरिका से पहले आता था जिस तरीके से। तो आप स्वावलंबी कहते हैं जिसको, यानी इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन पा रहे? और ये आफतें जो आपने पाली हैं, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार नहीं लगता आपको? अमेरिका ने आपके लिए, आपसे बनवाया, फिर एक शैतान आपको दे दिया, अब आप निपटिए। देखिए शिवम, कर्नल साहब की बात का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने एक इकोनॉमी की बात की है, इन्होंने फिर बात की कि हम अमेरिका के हमेशा उसी की सुनते रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि हमारे जो एक स्टेट का हमारा नैरेटिव रहा है राइट फ्रॉम 50s, हाँ। अमेरिका की तरफ शुरू में हमारा टिल्ट रहा था, क्योंकि उस टाइम हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उनका ये ख्याल था, और इसमें काफी हद तक रियलिटी भी थी कि हमें हिंदुस्तान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थे आफ्टर 1947। तो हमारे पास कोई डिफेंस के हवाले से ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था। सोवियत यूनियन आपकी तरफ था, ऐसे में अमेरिका हमारी एक चॉइस बन गया था, और अमेरिका के भी इंटरेस्ट थे यहाँ पे सोवियत यूनियन को काउंटर करने के हवाले से। ऑब्वियसली उसका हमें फायदा भी हुआ। अभी कर्नल साहब ने कहा कि हमारी इकोनॉमी क्यों इतनी डाउन रही है, तो ये भी तो फैक्ट है। ये तो मैंने कहीं इंडियन से भी सुना, और ये फैक्ट भी है कि 60s तक हम आपसे बहुत बेहतर थे इकोनॉमिकली। तो स्टार्ट से पाकिस्तान ऐसा नहीं था कि आप कहें कि स्टार्ट से ही ये चीज रही है, लेकिन हमें नुकसान हुआ उसको देखना पड़ेगा जब आपका एक हिस्सा आपसे अलग हो जाता है। 1971 में वो केवल एक हिस्सा नहीं होता है, वो आपका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी होता है, और उसका इफेक्ट आपके हर फील्ड के ऊपर पड़ता भी है। तो वो हमें लॉस हुआ ऑब्वियसली। और फिर एक लंबी अफगान जंग 1979, और सबसे बढ़ के हमें, मैं दयानतदारी से कहूंगा कि मनमोहन सिंह की तरह कोई इकोनॉमिक मैनेजर मिल नहीं सका। यह आपकी खुशकिस्मती थी कि 1991 में इंडिया दिवालिया होने वाला था, लेकिन मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने जो एक अच्छी टीम बनाई, उसने इंडिया को आज जहां पहुंचा दिया है, वो हमारे सामने है। तो हमें ऐसा कोई इतने मतलब इस कैलिबर का बंदा मिल नहीं सका, ये मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं। लेकिन ये कहना, एक मिनट, ये कहना कि आज भी हमारी इकोनॉमी वैसे ही है, तो ये 2-3 साल पहले का स्टेटमेंट होता तो ठीक था। अब हम जो है वो इंप्रूवमेंट के रास्ते पर है। सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और चीजें बहुत बेहतर है यहाँ पे। लेकिन एक बात आपने जो कही कि भाई उसका इकोनॉमी डाउन जाने का एक कारण ये था कि 71 में जो अलग हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब आप उसको पंजाब बनाना चाहते थे बांग्लादेश को, यानी उस क्षेत्र को, उस एरिया को। आप वहां पर एट्रोसिटीज कर रहे थे, आपने मिटा देना था वहां के लोगों को। उसके बाद उन लोगों ने आज़ादी की मांग की ना। अगर आप ये सब ना करते तो क्या वो आज़ादी की मांग करते? ये भी तो आप इशू समझने का प्रयास करें ना, कोई उसको भी समझें। आपकी मिलिट्री इंटरफेयर इतना ज़्यादा अगर करेगी तो फिर उसका हश्र क्या होगा? आप गोलियां ही चलाएंगे हर जगह, तो फिर लोग हर बार तो गोली नहीं खाएंगे, हर बार तो मरने को तैयार नहीं होंगे। मुक्ति वाहिनी, ये तमाम चीज़ें हैं, ये क्यों आई हैं ये भी आप समझिए। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। आप वहां की औरतों को हिंदू लाइक कहते थे, बलात्कार हुए, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। फिर आप कहते हैं अलग हो गया। क्यों नहीं अलग होंगे? मर जाएंगे क्या आपके साथ रह के बांग्लादेशी? देखिए 1971 में जो हुआ, अब जारी बात है, ये इतिहास का हिस्सा है, और 50 साल से ऊपर हो गया। अब ये हम कहें कि
वो जो कुछ हो उसमें हमारी गलती नहीं थी, वो बस ऐसे ही हो गया, ऐसा तो नहीं है। गलतियां होती हैं जब भी कोई मुल्क जो होता है इस तरह से डिसमेंबर होता है। और मैं समझता हूँ वाकई ये एक हमारा नेशनल कलेक्टिव फेलियर था। और अब चीजें आगे जा चुकी हैं। ठीक है, आज हम बांग्लादेशी जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे एक अच्छा मतलब एक अच्छी इस्लामिक कंट्री, हमारे उनके साथ टाइज बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो माजी की जो भी इस तरह की चीजें थी वो नहीं होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो हुई। हमने उनसे एज अ स्टेट सबक सीखा है। और बांग्लादेश को आज हम एक आजाद मुल्क के तौर पे बिल्कुल तस्लीम भी करते हैं। लेकिन आपका वो 3 लाख का फिगर जो है ना वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जितना एक इंडियन मीडिया पे कहा जाता है, खुद इंडियन मीडिया के अंदर मतलब सॉरी आपके जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है उनके अंदर ऐसी किताबें हैं जो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत फिक्र देते हैं कि इतनी बंगाली खवातीन का रेप हुआ है। ऐसा जो है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन भी है। ओवरऑल ये मैं मानता हूं 71 हमारा नेशनल फेलियर था, जैसे कि आपका 1962 की चाइना इंडिया वॉर थी। तो बिल्कुल इस कौमों की जिंदगी में इस तरह की चीजें आती हैं और आपको बर्दाश्त करनी पड़ती। मैं कह रहा हूं कि 3 लाख से भी ज्यादा मारे हैं, मैं आपको बता दूं। आप नहीं अभी नहीं बैठ नहीं, के आप चाहें आप गूगल ही कर लेंगे ना तो भी आपको ये हाँ, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसमें आपको किसी शिवम लाइब्रेरी जाके शिवम रिसर्च करने की शिवम जरूरत नहीं। अनुज माथुर जी प्लीज, हाँ प्लीज आप बोलिए। हाँ, मैं देखिए शिवम, मैं उस समय हम और कर्नल शिवदान सर हम लोग मौजूद थे। हमने इसको, इसमें किसी से कहने सुनने की बात नहीं है, इसको हमने देखा है, आंखों से जिया है। हम जानते हैं। आप फिगर 4 लाख रेप्स वर रिपोर्टेड, 4 लाख रिपोर्टेड थे, और उसके अलावा जो नॉन रिपोर्टेड नहीं हुए थे उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन चलिए बात, मैं हुसैन साहब की बात से सहमत हूं, इतिहास है, खत्म हो गया, गलती है, हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम उस इतिहास को दोबारा रिपीट क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वहां पर जो अट्रॉसिटीज हुई थी, जनरल टिक्का खान जिनको कहा जाता था कि बूचर ऑफ बंगाल, वो हम रिपीट क्यों कर रहे हैं? आपको मैं उसकी वजह बताता हूं। कई दफा ये वजह हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, 3 सस्पेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। आज भी प्रॉक्सी, आज भी कतर में जो बातचीत चल रही है, मुल्ला मुनीर वहां पर हैं। जब आपको मैं बताता हूं, मैंने भी 4 दशक सेना में निकाले हैं। सेना का माइंड सेट क्या होता है समझना चाहिए। उनको लगता है क्योंकि वो ट्रेंड हैं तो बल प्रयोग से कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं होता। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी वजह पाकिस्तान की सेना है। जब तक ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे, डॉलर 300 रुपए का मिलता रहेगा वहां पे। पेट्रोल जितने भी 200, 250, 300 रुपए लीटर है वो हो सकेगा। आप कितना भी कह लें हम बराबर थे, हम ठीक नीचे थे, ऊपर थे, आज डॉलर की कीमत 300 पाकिस्तान रुपए के आसपास है। ये सब चीजें इस वजह से हो रही हैं कि आप पूरे देश को सैनिक मिलिट्री माइंडसेट से नहीं चला सकते। डिप्लोमेसी चाहिए, लीडरशिप चाहिए। आज आपके लोग डीजीआईएसपीआर के क्लियरेंस के बिना टीवी चैनल पर नहीं बोल सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इस तमाम चीज की वजह यह रही कि उन्होंने, वहां के अवाम ने कभी भी सैनिक शासन का, सैनिक शासन का के नॉर्मल शासन के ऊपर सैनिक के कंट्रोल का विरोध नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। आपको आगे बढ़ना है तो आपको सिविलियन कूटनीतिक अच्छी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ना है। मैं हुसैन साहब की बात से सहमत हूं कि उनके पास नरसिम्हा राव नहीं थे, उनके पास वाजपेयी नहीं थे, उनके पास मनमोहन सिंह नहीं थे, उनके पास मोदी नहीं है। लेकिन उसकी वजह क्या है? उनके पास मोदी नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने कभी मोदी और मनमोहन सिंह को पैदा नहीं होने दिया, पैदा हुए तो उनको बढ़ने नहीं दिया। आप देखें कि आप अगर चाहेंगे कि किस हालात सुधरे, कैसे आप अपने देश में पिछले 70-80 साल से लगातार मिलिट्री का इतना डोमिनेशन, आज की तारीख में ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, देश की 12% लैंड मिलिट्री के पास है। आप इसका मतलब समझते हैं? टूथपेस्ट से लेकर के हवाई जहाज तक मिलिट्री वाले बनाते हैं।
ये सारा बिजनेस वो कर रहे हैं, और ये सारी कूटनीति वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से बात नहीं करनी पड़ती है, मुनीर से बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कतार हो, चाहे कोई भी हो। तो इससे आपका क्या मतलब निकाल सकते हैं? हर जगह आप मुझे बताएं कि किसी और देश की सेना, आप अमेरिका की, अमेरिकन आर्मी के चीफ का नाम बता दें, बाकी तो छोड़ दें। और आपके देश में सिवाय मुनीर के कोई किसी को कोई कुछ काम करने का, इसका असर पड़ता है। हुसैन साहब, ये बात आपकी देश को, आपकी आवाम को समझनी पड़ेगी कि जब तक सेना का इंटरफेरेंस रहेगा तब तक आप आम तौर पर प्रोग्रेस नहीं कर बिल्कुल। सकते। एक काउंटर इनका भी हुसैन जावेद जी, जो आप ये बात कह रहे हैं कि सेना का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, यानी फौज का इतना इन्वॉल्वमेंट, और जो मारने वाली बात आप यहां पर कहें, 3 लाख का आंकड़ा मैंने दिया, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने 3 से 5 दिया, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने तो 3 मिलियन दिया हुआ है। 3 मिलियन है, 3 मिलियन है। 3 लाख शिवम, 3 लाख इज द नंबर ऑफ रेप्स, द किल्ड आर 30 लाख, 3 मिलियन। ये भाई हमने तो डेली, और मैं बीबीसी का आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूं, मैं ये भी बोल देता हूं, किसी आप बायस भी ना माने उसको, अब ये भी लीजिए। लेकिन हुसैन जावेद जी, मेन मुद्दा ये है, सेना का कंट्रोल इतना टाइट रहेगा तो इकोनॉमी आपकी लूज रहेगी, इसको क्यों नहीं समझा जा रहा है? अच्छा, मैंने अभी जनरल साहब की बात सुनी, आपने भी उसमें अपना काउंटर क्वेश्चन किया, तो इनका जवाब ये देखें, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया और मैंने अक्सर इंडियन मीडिया के ऊपर ये कहा है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का स्टार्ट उतना आइडियल नहीं रहा जितना इंडिया का रहा है। ये फैक्ट चीज है ना। अब आपके पास जो नेहरू जी थे, वो 1964 तक अगर इंडिया को सर्व कर गए, उन्होंने इंडिया में एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद रख दी थी और उसके बाद वो सिलसिला आज तक चल रहा है। ये बात सही है। अब हमारे अब सब जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, 1958 अयूब खान, 1969 यहिया खान, 1977 ज़फर हक, 99 जनरल मुशर्रफ, तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो हम इस लिहाज से जो है, हम बिल्कुल जैसे आप कहना कि प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट का आगाज हो नहीं सका। यहाँ पे चीजें हमेशा कुछ डार्क में रहती हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, ये फैक्ट है। लेकिन ये भी सच है, अभी शायद आपने कहा कि जो मिलिट्री राज होता है उसमें इकोनॉमी इतना बूस्ट नहीं करती। अभी कुछ देर पहले हमने बात की कि 60s तक पाकिस्तान इंडिया से आगे था, तो वो भी अयूब खान का मिलिट्री राज था जिसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। तो ये कोई इतना लगा बंदा पैटर्न नहीं है कि हमेशा आपको जमहूरियत चाहिए। हालांकि मैं जाती तौर पे जमहूरियत का हामी, उसमें शक नहीं है, लेकिन अगर हमारी इस तरह की हिस्ट्री रही तो हमें उसको भी मानना चाहिए। और हमारे यहाँ माहौल इंडिया जैसा नहीं रहा है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तानी मीडिया आज आजाद नहीं है, यहाँ पे जो कुछ होता है वो DGISPR की मर्जी से होता है। मैं खुद मीडिया के अंदर पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमने कभी आज तक किसी दबाव का सामना नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आवाजें भी उठती हैं, हमारे यहाँ आपको पता है प्रोटेस्ट भी होते हैं, उसकी भी पूरी एक हिस्ट्री रही है। तो फर्क है इंडिया का और पाकिस्तान के समाज का। लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ भी हम अपने मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितना एज ए इंडियन आप अपनी स्टेट से करते हैं। चीजें आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी बेहतर, कुछ को वक्त लगता है, कुछ वक्त पे होती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा इसमें कि जैसे जनरल साहब ने कहा ना, कि जो मैंने भी कहा कि हमारे यहाँ नेहरू जी जैसा बंदा 47 के बाद नहीं आया, मनमोहन सिंह जैसा बंदा नहीं आया, लेकिन मोदी जी को ना मिलाई। सर, हमें मोदी जी जैसा बंदा पाकिस्तान में चाहिए भी नहीं। अच्छा, मोदी नहीं चाहिए, कह रहे वो देखते पाकिस्तान की हैं। आवाम कह रही है चिल्ला चिल्ला के मोदी चाहिए। नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। नहीं, ठीक है, ये भी कहिए DGISPR ने ना बोला हो कि नहीं बोलना। ठीक है शिवदान जी, आपका काउंटर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जावेद हुसैन साहब को बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जब भी डिक्टेटरशिप लगाने की कोशिश की तो भारत की पूरी जनता खड़ी हो गई। आपको पता है 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी पूरे देश में, तो जयप्रकाश नारायण खड़े हो गए और पूरे देश की जनता उसके साथ खड़ी हो गई और देश की जनता ने उन्हें बात किया कि इमरजेंसी हटाई जाए और इलेक्शन हो, और उसके बाद इंदिरा गांधी को पावर से हटा दिया गया। आप बताइए, आपके पाकिस्तान में रेसिज्म, जिसको नस्लवाद कहते हैं, अभी भी चल रहा है। वहां पर पंजाबी कम्युनिटी जो है, पंजाब के सूबे के लोग जो हैं, देश के बाकी लोगों के सूबों के लोगों को अपने बराबर नहीं समझते हैं। पंजाबी कम्युनिटी का पूरा फायदा सेना में उठाया जा रहा है। सेना पूरी पंजाबी डोमिनेटेड है, इसलिए पूरी पाकिस्तान की जनता अपने देश में, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी लागू नहीं करवा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जनता में खुद ही यूनिटी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है
वो बलूचिस्तान के लोगों को अपने से कम समझती है, सिंध के लोगों को अपने कम समझती है। कभी पूरे पाकिस्तान ने मिलकर के ऐसा कोई काम किया जिससे कि सरकार बाध्य हो, जिससे कि सरकार पे कंपल्सन हो कि वो अपना सिस्टम बदले? ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं इसकी ये कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सोच समझ इस तरह की होगी कि हम अलग अलग हैं, तो तब तक पाकिस्तान यूनाइट नहीं होगा, पाकिस्तान का विकास नहीं होगा। ठीक है। पाकिस्तान का विकास जब भी हो सकता है जब पूरी पाकिस्तान की जनता इकट्ठी होकर के सिस्टम को बदले, जिससे कि जो सेना जो है बार बार जो 7 बार आपके यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पाकिस्तान में, क्यों लगा है? उसका कारण केवल यही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी वो देखते हैं कि सरकार जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, वो फौरन के फौरन मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा आप जैसे पत्रकारों को कि पाकिस्तान की जनता को जगाइए और उनको बताइए कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। ठीक है, इस ठीक है। अन्याय को रोकें पर और इतना पाकिस्तान की जो जमहूरियत जो है जिसको आप बोलते हैं, हाँ। उस जमहूरियत को प्रॉपर लागू कराएं हाँ। और पाकिस्तान को प्रॉपर जमहूरियत देश बनाएं। और मैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ को भी बोलूंगा, यूएनओ को बोलूंगा कि पाकिस्तान में जो पर्दे के पीछे जो मिलिट्री रूल चल रहा है उसको हटाया जाए। और नहीं तो ये जो है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है दोबारा से किसी गड्ढे में पड़ जाएगा। चलिए, ठीक है। हुसैन जावेद, आपका काउंटर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब बार बार वही बात आती है कि मिलिट्री रूल और मिलिट्री का ही सब कुछ। और मैं मानता हूं आप एक पत्रकार हैं और कोई पत्रकार हथियारों से तो लड़ाई करता नहीं। आप लिखेंगे, आप बोलेंगे, और वो कितना कंट्रोल होता है नहीं होता है, उसमें कितना रिस्क होता है, आप बुलेट्स का सामना तो कोई, मैं मानूंगा, कोई जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस स्थिति को थोड़ा सा अगर आप किसी और अंदाज में समझा पाएं कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखें, मैं अभी कर्नल साहब ने पूरी बात की है ना, मैं इसमें बात करूंगा कि इंडिया की ये बात करते हैं हम। ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं ना, इंडिया की हिस्ट्री भी हर पाकिस्तानी ऑलमोस्ट जानता ही है। ये ठीक है, जमहूरियत आपके यहाँ मजबूत रही है, लेकिन कई दफा ऐसे जमहूरी द्वार रहे हैं आपके पास जिसमें डिक्टेटरशिप के ट्रेंड्स भी आते रहे हैं। अभी इंदिरा गांधी की 1975 के हवाले से जो हुआ, जो 2 साल इंडिया में गुजरे, सबको पता है। और फिर ये देखे ना कि अगर इंदिरा गांधी ने इतना बुरा किया था 1975 में, इस पर भी सोचना चाहिए कि जो जेपी की सरकार आई थी जनता दल की 1977 में, वो 2 साल बाद ही खत्म होगी, दोबारा इंदिरा जी आ गई और अपनी मौत तक वो पीएम रही। तो ये देखे ना कि अगर वो इतना ही बुरा सर सुन तो ले नहीं, वो कह रहे हैं कि आर्मी का तो वहां पे शासन नहीं आया ना। अब जमहूरियत वर्सेस जमहूरियत अलग चीज है। उस पर भी आता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर 1975 इतना बुरा था, 1979 में इंदिरा जी दोबारा जीती क्यों? और फिर 1984 भी सबको याद है, पंजाब में जो कुछ हुआ। तो इंदिरा जी के रवैये में एक जमहूरी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हुए डिक्टेटरशिप के ट्रेंड्स थे, ये सबको पता है। इससे ये तो बीजेपी भी कहती है, सब कहते हैं, इसको भी आपको मान के चलना चाहिए। और फिर हम एक और बात भी जानते हैं सर, इंडिया के अंदर आपका एक विशाल मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त मुल्क है, डाइवर्सिटी है, सब कुछ है। लेकिन हम 1947 से देख रहे हैं कि वहां पे डोमिनेंस किसकी होती है फैसला साजी में? नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया हमेशा से ऊपर है, साउथ इंडिया आपकी तरक्की में ऊपर है, लेकिन उसको इतना शेयर नहीं मिला सरकार के अंदर। और सबसे बढ़ के नॉर्थ ईस्ट का आपने कब ख्याल किया है? जो आपके हिस्से का, जो आपका कश्मीर है, वहां का आपने कब ख्याल किया? तो ऐसे प्रॉब्लम ऐसे मुल्कों में होते हैं। आप कभी आएंगे तो आपको पता लगेगा। ये आप काउंटर, ठीक है माथुर साहब। देखिए मैं ये तो आपने पंजाब डोमिनेंस को कहां ले गए आप, नॉर्थ ईस्ट से साउथ इंडिया से। मैं हुसैन जावेद साहब को बिल्कुल क्लैरिफाई करके बता देता हूं। भारत के राष्ट्रपतियों के नाम देख लें, भारत के प्रधानमंत्री देख लें, चाहे वो पीवी नरसिंह राव रहे हो, चाहे वो एचडी देवेगौड़ा रहे हो, कोई इसमें संदेह नहीं है। भारत में कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं है। ये पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश कि भारत में नॉर्थ साउथ का डिवाइड कर दें या नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया का डिवाइड कर दें। आज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जितनी प्रगति हो रही है उतनी प्रगति कभी नहीं हुई। कश्मीर भारत का आप आके देखें, दुनिया का सबसे बड़ा पुल वहां पर बना हुआ है। वहां पर जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से वहां पर कश्मीर, भारत के कश्मीर, इनफैक्ट पूरा कश्मीर भारत का है, ये भी मैं हुसैन जावेद साहब को बता देता हूं। इस बात से भी वो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का जन्म 80 साल पहले हुआ है। भारत अरबों साल पुरानी सभ्यता है, अरबों।
तो ये कभी कंपेयर ना करें कि हम 47 के भी, आप भी 47 के। हम भारत 47 का नहीं है। कुछ दिन पहले तक हमारे ही ग्रैंडफादर्स साथ में मिलकर के वंदे मातरम गा रहे थे। वंदे मातरम न्यूज़पेपर लाहौर से निकलता था। कोई इसमें संदेह नहीं हो, अरबों साल पुरानी सभ्यता है भारतवर्ष। पूरी दुनिया को भारत चला है आगे। और हुसैन जावेद भी उस सभ्यता का हिस्सा थे। आपके पूर्वज, यही मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब इन लोगों का आइडिया ये थोड़े दिनों बाद ये पढ़ाना शुरू कर देंगे अपने बच्चों को कि पाकिस्तान था, उससे भारत अलग निकला है। तो ये इनको समझने की आवश्यकता है। हमारे खुद के, हमारे ग्रैंडफादर्स, ज्यादा ऊंचे भी जाने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने हमने जिनको देखा है, वो कंधे से कंधा मिला करके ब्रिटिश के साथ लड़े हैं। और भारत वही एक भारत है, ये भी भारत का हिस्सा है। भारत की सभ्यता अरबों खरबों साल पुरानी है, कोई शक ना हो इसमें, सबसे पुरानी। और आप ये देख लें कि जिस प्रकार से, चाहे वो चाणक्य रहे हों, चाहे चंद्रगुप्त रहे हों, भारत का अलग अपना इतिहास है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। मेरा आज का जो इशू है वो ये है कि किसी भी सिस्टम में जब इंटरफेरेंस आर्म्ड फोर्सेस का बहुत ज्यादा हो जाता है, आपका आर्म्ड फोर्सेस का अपना अलग काम है, उनका अलग काम है, तो ये मेरी सलाह है, किसका क्या काम करने का तरीका है उस पर ज्यादा ना जाएं। आज पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप उसको छोड़ दें, किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए वो आप अपने आप देख लें। मेरा सिर्फ ये सलाह, एक मिनट, कि आप अपना आतंकवाद को टूल ना बनाएं, आतंकवाद को बढ़ावा ना दें। और जो स्क्रिप्ट बिल्कुल जो कि बर्बट स्क्रिप्ट कॉपी की गई है मई 2025 से अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहा है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। आपको देखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से क्षेत्रीय डेवलपमेंट कर सकते हैं। पीसफुल होना जरूरी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, ये मेरा मानना है। ठीक है हुसैन जावेद जी, कुछ काउंटर आप करना चाहेंगे? आपको पूरा डिटेल में बता दिया, साउथ नॉर्थ, वो ऐसा कोई डिवाइड यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा बात, चीफ जस्टिस हर रैंक पर रहे हैं, मतलब आप कौन सी वो पोजीशन बोलेंगे, फौज बोलेंगे। हाँ। और ये भी शिवम मैं बता दूं कि ये जो पंजाब सिखों की बात हमेशा करते रहते हैं, जो व्यक्ति जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जो भी किया है पाकिस्तान में, वो AP सिंह एयर चीफ मार्शल। बिल्कुल, आप सोच लें। ठीक है, ठीक है। 10 साल भारत का प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, क्या बात कर रहे हैं? इनको पता कुछ नहीं है। इतिहास जो ख्वाहिश होती है वो निकल करके बाहर आती है। आप इतिहास, वही मैं कह रहा हूं शिवम, सच को स्वीकारो, तभी आप सोल्यूशन निकाल पाओ। हुसैन जावेद, एक वो दवाई दे रहे हैं, जेनेरिक दवाई बता रहे हैं कि भाई मिलिट्री डिक्टेटरशिप फॉर्मेट से बाहर निकलें और आजादी आपको मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, उन्नति जिसको हिंदी में हम कहते हैं, उसको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें, इजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्यों इतना मन को भारी रख के, दिल को भारी रख के चल रहे हैं? ना इतनी ही जनता की सुनी जाती है कि मैं एक आम आदमी जिसका मिलिट्री से ताल्लुक नहीं, वो बात कर रहा था तो जनरल साहब ने बीच में मेरी बात ही रोक दी और अपना पूरा 2 मिनट का कि यही प्रॉब्लम है ना। गोली थोड़ी ना मार दी साहब, गोली थोड़ी ना मार, बात ही रोकी, आप बोलेंगे ना। आप भी नहीं रोक सके। खैर छोड़े, ये तो लाइटर साइड की बात थी। ये तो लाइटर साइड की बात है। अभी जनरल साहब के भारत, ठीक है, आपका ऑडियो थोड़ा सा यहाँ पर खराब हो रहा है हुसैन जावेद जी, एक बार आपका ऑडियो ठीक कर लेते हैं। तब तक शिवदान जी आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, अब इस सिचुएशन को हमें समझना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, वो तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा कर ली। अब ये अफगान पाकिस्तान, ये एस्केलेशन और कितना बढ़ जाएगा, या फिर ये कहीं पर कम होगा? क्योंकि अब एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है। ड्रोन्स अगर इस्तेमाल हैं तो ड्रोन्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये कितना एस्केलेट होगा और ये कहां तक जाने वाला है एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट? देखिए, इसका जो मूल है वो खैबर पख्तूनवा की मांग है, खैबर पख्तूनवा के लोगों की। और खैबर पख्तूनवा के राइट्स के लिए ही TTP का जन्म हुआ है। और जिस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण वहां की मुक्ति वाहिनी ने कराया है, उसी प्रकार से TTP खैबर पख्तूनवा को लेकर रहेगी। और इसी प्रकार से BLA जो है वहां पर बलूचिस्तान को अलग कराएगी। इसका केवल एक कारण है कि पाकिस्तान की सरकार अभी भी इन राज्यों को पूरा दर्जा नहीं दे रही है, पूरा इनकी देखभाल नहीं कर रही है। जिनमें विद्रोह की भावना क्यों जागृत हुई? क्योंकि इनके नागरिकों को समान अधिकार नहीं दिए गए, इनका विकास नहीं हुआ। और उस विकास न होने के कारण
ये यहाँ की जनता में विद्रोह हुआ है। इसलिए जब तक खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति शांत नहीं होगी तब तक टीटीपी एक्टिव रहेगी, और जब तक टीटीपी एक्टिव रहेगी तो पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान पर शक करता रहेगा ये टीटीपी को अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की सरकारों को खैबर पख्तूनख्वा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके सारे जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करके इस स्थिति को शांत करना चाहिए। तभी टीटीपी समाप्त होगी और तभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होगा। ठीक है। एक काउंटर हुसैन जावेद जी आपसे ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये कर सकते हैं आप लोग? क्या आगे की सिचुएशन कहां जाएगी इसका भी अनुमान अगर आप लगाएं कि पाकिस्तान तालिबान में कोई डायलॉग होगा या हो पाएगा? जिस तरीके से चीजें एस्केलेट हो रही हैं तो सीज फायर क्या होगा, ये तो और बढ़ेगा इस तरीके से। जी शिवा, आपको आवाज मेरी साफ आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। ओके, देखें, डायलॉग तो इनका बैकडोर पहले ही चल रहा है। उसमें मजीद जो आपको पता है उसमें कतर भी इन्वॉल्व है, उसमें सऊदी भी इन्वॉल्व है। अभी कर्नल साहब ने युद्ध का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो उसको पहले दिन से युद्ध नहीं देख रहा, मैं इसको एक सख्त किस्म की सर्दी झड़प के तौर पे ले रहा हूं जो आज तक हो रही है। युद्ध नहीं है, युद्ध की जो डेफिनेशन है वो और होती है। मुझे लगता है कि आगे जाके जो है वो सीज फायर जो है ये आगे आगे एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन काबुल इस्लामाबाद में फिलहाल जो है ना दूरियां वो बनी रहेंगी। और आखिरी बात, जनरल साहब ने बात की थी कि इंडिया जो है भारत वो अरबों खरबों साल से कायम है, तो सर ह्यूमन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि 10,000 साल से तो इंसान है और 3 लाख साल पहले ये यूनिवर्स वजूद में आई थी। तो सर यूनिवर्सल हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट न करें, मैं इतना ही कहूंगा। 10,000 साल पहले इंसान आए थे? बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अपना इतिहास देख लें और चलिए आप ये भी मान लें 80 और 10,000 साल में तो फर्क है। 80 और 10,000 में तो फर्क है। ये बात बिल्कुल साफ है कि आप भारत प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और जो एक लेवल भारत का था उसकी वजह यही थी कि भारत के अंदर जिस प्रकार के लीडरशिप रही है वो भारत को उन्होंने विश्व गुरु बना के रखा है हजारों साल। नहीं, पर मैं ये अच्छी चीज है इससे, हाँ नहीं, मैं 10,000 वाले से ये एक्सेप्ट इसको नहीं करूंगा। वो लाखों साल, वो एटलीस्ट लाखों साल तो वो है। तो इनकी तरफ से बता रहा हूं। हाँ नहीं, मैं 10,000 साल तो ऐसे तो आप महाभारत और रामायण पढ़ेंगे तो 5,000 7,000 साल से ज्यादा तो वही पुराने हैं। तो वो सब कुछ हमारा तो कोई वो ऐसा हिस्ट्री नहीं है ना, वो केवल वो डॉक्यूमेंटेड, वो केवल ऐसा बना नहीं लिया गया, सब कुछ है, लिखा हुआ है। वो ये होमो सेपियंस, इंसान का मतलब होमो सेपियंस अगर आप कहते हैं तो वो तो 3 लाख साल पहले से है। तो इसमें कौन सा नया है कि भाई इंसान ही नहीं थे? क्या कह रहे हैं हुसैन जावेद जी? हाँ हुसैन जावेद जी क्या कह रहे? 1 मिनट। हाँ 3 लाख का फिगर दिया कि 3 लाख साल पहले जमीन वजूद में थी, अरबों खरबों का तो फिगर नहीं दिया। नहीं, आप 3 लाख साल में होमो सेपियंस की बता रहा हूं जो कि मॉडर्न साइंस का यहां पर। ठीक है, एक फाइनल कमेंट शिवदान जी आपका, युद्ध रुकने में टाइम कितना और लगेगा और एस्केलेट होगा? देखिए, मैं कहता हूं कि युद्ध शीघ्र भी रुक सकता है और नहीं भी रुक सकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी गतिविधि पिछले 40 साल से चला रखी है, ठीक है, उसी प्रकार से ये सोच ले पाकिस्तान के जैसा उसने किया है उसके साथ वैसा ही होगा। तो उसने यदि खैबर पख्तूनख्वा को आजादी दे दें तो ये कल ही रुक जाएगा। यानी अब ये युद्ध जब तक नहीं रुकेगा जब तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल आप सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ। उसके अलावा BLA के जो मांगे हैं बलूचिस्तान के लिए, उसको भी जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में शांति नहीं आएगी। और मैं यही कहूंगा आप जैसे पत्रकारों को, वहां की सरकारों को, वहां की सेना को इस प्रकार की बातें बताएं जिससे वहां पर शांति स्थापित करने के लिए इनके प्रतिनिधियों से बात करें और उन्हें उनकी मांगों अगर वो ये सब मान लेंगे तो फिर विदेश में वो फ्लैट और वो प्लॉट कहां से लेंगे? हजारों करोड़ों के जो गबन होता है वो नहीं हो पाएगा। इसमें हुसैन जावेद जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हुसैन जावेद जितना कर सकते हैं कोशिश तो वो करते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन जावेद आपका, कर्नल शिवदान जी आपका, मेजर अनुज माथुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में हमने प्रयास किया, हमने जानने का प्रयास किया कि इसका रूट कॉज क्या है, असल वजह क्या है। समझ में आता है कि वहां की मिलिट्री डिक्टेटरशिप
ऐसे युद्धों को रुकने नहीं देगी। उनका पैसा इन चीजों से आता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।